नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी ने जिस तरह से धक्का मुक्की कर गुंडागिर्दी का परिचय दिया, वैसा ही कुछ नजारा छत्तीसगढ़ में भी नजर आया, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पत्रकार सुनील नामदेव के साथ भूपेश बघेल के समर्थित विधायकों ने जो कुछ किया उसे आपको गहराई से समझना होगा। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वह भी आपको समझना होगा। एक जिम्मेदार पत्रकार से उसकी औकात पूछ रहे थे, उसके पहले जूता मारने के नारे लगा रहे थे और साथ में जो गालियां दे रहे थे, मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, कांग्रेस के चुने हुए छत्तीसगढ़ के विधायकों की इस बेशर्मी को आपको समझना होगा और साथ में भूपेश बघेल के उस तेवर को समझना होगा, किस तरह से वो खुद गुंडागिर्दी करने के लिए पत्रकार से भिड़ने के लिए आ रहे थे, आंखें तरे रहे थे। भूपेश बघेल की इस पूरी बॉडी लैंग्वेज को आप गौर से देखिए कि किस तरह से पत्रकार सुनील नामदेव से भिड़ गए और उनके खासम खास विधायक अटल श्रीवास्तव ने किस तरह से पत्रकार सुनील नामदेव से उनकी औकात पूछ ली। कुछ भी नहीं करेगा, अपनी औकात पर है। ये विधानसभा है। अब यही तो पूछना चाह रहे हैं आप, तो कुछ भी नहीं करेगा, औकात पर अपनी औकात पर है। ये विधानसभा है। ये औकात वाली बात करने वाले विधायक जिसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इनका नाम है अटल श्रीवास्तव। पहली बार विधायक चुने गए हैं, बिलासपुर के बगल वाली सीट कोटा से ये चुनकर आए हैं। इनकी भाषा से तो लगता नहीं कि एक सभ्य विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी हैं। बीते 3 नवंबर को भी इनकी गुंडों वाली भाषा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां उन्होंने पवित्र तीर्थ स्थल रतनपुर के समीप बंगला भाटा में धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा सरकारी जमीन पर एक सामुदायिक भवन के निर्माण का समर्थन करते हुए पुलिस को धमकाने की कोशिश की थी और किस तरह से उन्होंने भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे का समर्थन मिशनरी एजेंट को खुश करने के लिए किया था। जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपने सुना किस तरह की बातें कर रहे थे, जूता मारने की बात तो कह रहे थे और साथ में जो गालियां दे रहे थे और जिस तरह के तेवर दिखा रहे थे, दरअसल उसकी असल वजह विधानसभा के अंदर की हुई कार्रवाई है, जहां भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए 680 करोड़ रुपए के रीजेंट घोटाले के जांच के आदेश दे दिए गए। यानी एक और घपले घोटालों से घिरते नजर आए भूपेश बघेल पहले से परेशान थे, ऊपर से सुनील नामदेव जैसे तेज तर्रार पत्रकार ने उनकी दुखती रक्त पर हाथ रख दिया और उन्होंने पीछे से जो प्रश्न किया और चौकीदार वाले नारे के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जोड़ दिया, तो भूपेश बघेल तिलमिला गए। दरअसल सुनील नामदेव द्वारा पूछा गया ये एक ऐसा प्रश्न था जो भूपेश बघेल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे पहला मौका नहीं है जो सुनील नामदेव ने भूपेश बघेल को घेरा हो। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब भी वो उनसे भिड़ गए थे। उसके बाद जब 2 दिसंबर 2022 को उनकी खासम खास उनकी उप सचिव सौम्या चौरसिया गिरफ्तार हुई थी, तब भी लिफ्ट के सामने खड़े होकर सुनील नामदेव ने जो कुछ भी पूछा वो वाकया भी सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड कर गया था। अब चंद सेकंड में उन दोनों ही घटनाओं पर गौर करें। क्या बदतमीजी कर रहे हो? आप देख सकते हैं सौम्या चौरसिया को इस वक्त। सौम्या जी कुछ कहना चाहती हैं? सौम्या जी कुछ कहना चाहती हैं? देखिए सौम्या चौरसिया को, छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। सौम्या चौरसिया बन ठन के खड़ी है। देखिए भ्रष्टाचार की मूर्ति को देखिए। छत्तीसगढ़ की आम जनता का पैसा खाने वाली इस औरत को देखिए। इसका नाम है सौम्या चौरसिया। ईडी की फोन टेपिंग भी कराई थी। पत्रकारों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी इस महिला ने।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महिला का नाम सुनते ही भाग पड़ते थे। जरा गौर से देखिए इस महिला को, इसका नाम है सौम्या चौरसिया, भ्रष्टाचार की मूर्ति। इसके चारों भाई भी ईडी की गिरफ्त में जल्द आने के आसार हैं। भ्रष्टाचार से रंगी इस महिला को देखिए, सौम्या चौरसिया को देखिए आप। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर देखिए इसके इशारे पे नाचते थे। किस तरह से अब ये ईडी ने इसको धर दबोचा है। देखिए लिफ्ट में डाल के इस भ्रष्टाचारन को ले जाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की मूर्ति को देखिए छत्तीसगढ़ की। सुनील नामदेव आज तक जैसे बड़े न्यूज चैनल के स्टेट हेड हुआ करते थे, दशकों से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनके साथ जब बड़ा ब्रांड हट गया और भूपेश बघेल की सरकार आ गई, तब सुनील नामदेव से भूपेश बघेल की ऐसा माना जा रहा है कोई पुरानी खुन्नस थी जो उनके घर मकान पर उन्होंने मुख्यमंत्री रहते पहले तो बुलडोजर चलवाया, उनके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। दावा किया गया कि ऐसे फर्जी प्रकरणों से वो लगातार सुनील नामदेव को परेशान करना चाहते थे। विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले मई 2023 में भी उनके विरुद्ध काफी गंभीर धाराएं लगाई गई, यहां तक रासुका जैसी धारा जिनमें जमानत नहीं होती। भूपेश बघेल के इस अत्याचार से सुनील नामदेव लंबे समय तक जेल में रहे, प्रताड़ित रहे। वैसे भूपेश बघेल ने किसी एक पत्रकार को परेशान नहीं किया था मुख्यमंत्री रहते। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पत्रकार और पत्रकारिता की आवाज को दबाने में भूपेश बघेल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने भी जब कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान के मुद्दे को लगातार राष्ट्रबोध के माध्यम से उठाया, तब हम पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। हमारे विज्ञापन रोक दिए गए, हमें व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकियां तक दी गई, हमारी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाती थी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि भूपेश बघेल के शासनकाल में किस तरह से प्रशासनिक गुंडागिर्दी होती थी, खुलकर होती थी, लगातार होती थी। घोटाले भी कम नहीं हो रहे थे, लेकिन पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए भरसक प्रयास होता रहा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में कांग्रेस के विधायकों की नारेबाजी और भूपेश बघेल के इस गुस्से की दूसरी वजह पर यदि गौर किया जाए तो मामला था सीधे तौर पर घोटाले से जुड़ा हुआ। जिस तरह से भूपेश बघेल के समर्थित विधायकों का खराब परफॉर्मेंस विधानसभा के अंदर रहा, इसके अलावा 660 करोड़ के री एजेंट खरीदी के मामले में ईओडब्ल्यू की जांच की घोषणा विधानसभा के पटल में जिस तरह से की गई है, वहां भूपेश बघेल का परेशान होना लाजमी है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें छिपाने लायक कुछ नहीं है, और ईओडब्ल्यू जिस तरह से छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस दे रहा है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी नतीजा सामने आ जाएगा। अब आपको समझना होगा छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के द्वारा अनावश्यक रूप से किस तरह से 660 करोड़ रुपए की री एजेंट कई गुना ज्यादा कीमत में खरीदी गई। इस पूरे घोटाले के बारे में मैं आगे बताऊंगा, पहले समझना होगा कि ये री एजेंट होता क्या है। मेडिकल री एजेंट को अभिकर्मक कहा जाता है, जो चिकित्सा निदान के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल मरीजों के उपचार को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। मेडिकल री एजेंट को कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे ब्लड टेस्ट के दौरान प्लेटलेट्स में गिनती और कुछ मार्करों के लिए इसका परीक्षण होता है। शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे किडनी, लीवर के परीक्षण के अलावा विषाक्त पदार्थों और रोग जनकों का पता लगाने के लिए भी री एजेंट का इस्तेमाल होता है। अब बात उस घोटाले की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, किस तरह से री एजेंट 4 से लेके 200 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भाजपा के विधायक धर्मलाल कौशिक ने यह मुद्दा उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी और खुलासा किया कि किस तरह से 660 करोड़ का री एजेंट खरीदा गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा मोक्षित कॉर्पोरेशन से की गई 660 करोड़ रुपए की इस घोटालेबाजी में सप्लाई किए गए 28 करोड़ के री एजेंट खराब भी हो चुके हैं। विधानसभा में इस बात का खुलासा किया गया कि मोक्षित कॉर्पोरेशन को यह काम दिया गया था जिसके द्वारा बाजार दर से कहीं ज्यादा कीमत पर री एजेंट की सप्लाई करते हुए बहुत ज्यादा मोटा मुनाफा कमाया गया था। साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कुल 182 जांच उपकरण, मशीन और केमिकल री एजेंट की खरीदी की गई थी। इस खरीदी पर कुल 608 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार को दी गई सप्लाई में 4 से लेकर 200 गुना तक मोट
मोटा मुनाफा कमाया गया। साथ ही यह भी खुलासा किया गया जिस रीएजेंट की कीमत 31,000 रुपए है उसे करीब 1,96,000 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह डायसिस कंपनी के एक अन्य रीएजेंट की कीमत जहां 28,417 रुपए थी वहां इसकी खरीदी 1,76,000 रुपए कर दी गई। इसी तरह डी डीमर एफएस रीएजेंट की खुले बाजार में कीमत 70,000 रुपए है, उसे करीब 5,86,000 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह अन्य दवाओं, उपकरणों और रीएजेंट की सप्लाई में बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा कीमत पर खरीदी की गई। छत्तीसगढ़ में यदि सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो भूपेश बघेल की सरकार के इतने बड़े बड़े घोटाले भी सामने नहीं आते। मेडिकल सामानों की सप्लाई के मामले में ऑडिट में साफ तौर पर बताया गया था, बावजूद इसके सरकार आंख मूंदे बैठे रही। दरअसल सरकार चला रहे लोग ही भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, छत्तीसगढ़ को लूटने में लगे थे। यहां गौर करने वाली बात है कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑडिट ऑब्जर्वेशन में पकड़ी गई इस बहुत बड़ी गड़बड़ी में 29 जनवरी 2021 से 15 मार्च 2021 के दौरान 193 करोड़ रुपए की खरीदी पर आपत्ति प्रकट की गई थी। बावजूद इसके ऑडिट रिपोर्ट में की गई आपत्ति के बावजूद टेंडर निरस्त नहीं किया गया, बल्कि मोक्षित कॉर्पोरेशन से सप्लाई जारी रखवाई गई। यह तो बात हुई कि विधानसभा में किस तरह से पुराने घपले घोटालों के पाप निकलकर सामने आ रहे हैं। विधानसभा की इसी कार्रवाई के दौरान कांग्रेस की एक और विधायक उत्तरी जांगड़े के बारे में भी कुछ खुलासा किया गया। वही उत्तरी जांगड़े जो सारंगढ़ से कांग्रेस की विधायक हैं, इन्होंने साफ तौर पर अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए कहा था कि कलेक्टर कार्यालय के अंदर जाकर तोड़फोड़ करना है, और उदाहरण बलौदा बाजार की 10 जून वाली घटना का दिया था जहां एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए थे। एक चुनी हुई कांग्रेस की विधायक के द्वारा ऐसा करना अब उन्हें बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि उनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 56, 351 1 बी, 352 और 396 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले में आपको और भी हैरानी होगी कि इनके समर्थन में उतरे खरसिया के विधायक पुराने जिम्मेदार मंत्री उमेश पटेल का सफाई में यह कहना था कि उनकी टंग स्लिप हो गई होगी, यानी जबान फिसल गई होगी। जबकि इससे पहले कांग्रेस के एक और विधायक रामकुमार यादव सफाई दे रहे थे कि अमिताभ बच्चन की आवाज तो हमारे गांव का बकरी चराने वाला भी निकाल सकता है, इसलिए वो आवाज उत्तरी जांगड़े की नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने मामला मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जिम्मेदार विधायक ने सब कुछ सार्वजनिक रूप से कहा है, माइक में कहा है। ये एक एफआईआर सिर्फ कांग्रेस की विधायक के ऊपर नहीं है, बल्कि इस मामले में तो छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। क्योंकि उत्तरी जांगड़े ने जिस तरह से अपने बयान में स्वीकार किया था बलौदा बाजार में क्या हुआ था वो याद दिलाया था, इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस उस घटना से प्रेरित थे। क्योंकि बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में कांग्रेस के एक और विधायक देवेंद्र यादव लंबे समय से जेल में हैं। बीते 17 अगस्त से लगातार वो जेल में हैं। इस मामले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में उनका नाम दर्ज है। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अब बात भाजपा विधायकों की, सीनियर जूनियर विधायकों की नोकझोंक को आप देखकर समझ जाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सारी बातें मीडिया के सामने खुलकर नहीं कही जाती। इंसान का व्यवहार, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बता देता है कि क्या कुछ चल रहा है। दरअसल ये घटना है 19 दिसंबर की विधानसभा कार्रवाई के दौरान भाजपा के पुराने सीनियर विधायक और मौजूदा समय में संगठन के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, उनसे कहीं जूनियर विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पंचायत और तकनीकी शिक्षा जैसे कई दायित्व तो उनके तरफ है। उनसे सवाल जवाब करते हुए जिस तरह से अजय चंद्राकर अचानक आक्रामक हो गए, तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि टोन थोड़ा नीचे रखो। मैंने आपको बताया जो एमपी में लिखा था उसके आधार पर भुगतान, और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें एमपी के आधार पर भुगतान कर हुआ है। परंतु आवाज माइक लगा इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं, इसलिए टोन नीचे करें।
आने वाले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम छाने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य हो सकता है जहां नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ हो जाएं। इसके लिए हालांकि कोई आधिकारिक तारीख तो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार आगामी मार्च यानी 2025 की मार्च में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में देर रात तक बैठक चली। काफी गोपनीय बैठक थी। समझने और समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आगे रणनीति कैसे होगी, किन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का स्वरूप कैसा होगा। ढेर सारी अंदर खाने की वो बातें जिसे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। एक अच्छी राजनीतिक वातावरण का हम संदेश देते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोगों को हम प्रमोट करें। हमारा संदेश रहता है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। देश और समाज के हित में हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। हमारा आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।